हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली ऑलमोस्ट वो दिन पास आते जा रहे हैं जहां पे हमारे बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं। अब सीन ये है कि बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं, ठीक है। आपके दो ऑप्शंस हैं, या तो आपने सब पढ़ रखा है या तो आप अभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सब पढ़ रखा है ये कंफर्म नहीं करता है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। प्लस और अगर आप पढ़ने वाली स्टेज पे हो तो अभी आप उस माइलस्टोन से तो दूरी हो जहां आप ये बोल पाओ कि मैंने सब पढ़ रखा है। तो इशू यहां पे ये आने वाला है कि अगर जितने बचे हुए हमारे दिन हैं, जितने भी हमारे बचे हुए दिन हैं, उनमें हमें क्या चीजें याद रखनी है जहां पे हमारे नंबर की ग्रोथ हो सके। अब यहां ग्रोथ का मतलब यह है कि आप 40% अभी लाने वाले हो तो आप 90 पे नहीं पहुंच जाओगे इस सेशन से। इस सेशन का मतलब है कि आपने मान लो सब पढ़ रखा है और आपने मान के रखा है मेरे मान लो बोर्ड में 85-90% आ जाएंगे, पर कुछ फैक्टर्स की वजह से आपके जो नंबर हैं वो कम भी हो जाते हैं और उतने भी नहीं बढ़ पाते इतना आप सोच रखे हो। तो जैसे कि आप सोच के बैठे हो 85 आएंगे, तो कंफर्म है कि इन सेशन के बाद आपका ऐसा हो जाएगा कि आपके वो नंबर ऑलमोस्ट 95 तक पहुंच सकते हैं कि अगर आप अच्छे से प्लानिंग करो कि कैसे हमें अप्रोच करना है अपने बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी, तो कुछ चीजों को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अब आपका 1 महीना 1.5 महीना और मैक्सिमम, तो बेसिकली आपको यह याद रखना है कि हर दिन का आपने शेड्यूल बनाया होगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा शेड्यूल को ना सुपर हाइपोथेटिकल मत बनाना, प्रोकास्टिकेट मत करना कि भाई हम अच्छा कल सर बैठेंगे और 5 चैप्टर फिजिक्स 2 चैप्टर केमिस्ट्री और इसके सब निपटा डालेंगे सर। ऐसा नहीं होता है। आप जितने भी सेशंस ले रहे हो या जितने भी यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हो, उसका रिवीजन का जो टाइम रख रहे हो उसका एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। प्रोकास्टिनेट मत करो, कृपया आप एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाएं कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, मैं केवल इतने दिन में ही कवर कर पाऊंगा। अब आप बैकलॉग को इकट्ठा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है वो टाइम खत्म हो गया जहां पे आप अपनी बैकलॉग क्रिएट कर लिया करते थे। बैकलॉग आप अब क्रिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब बैकलॉग क्रिएट करोगे तो उसको दोबारा कब पढ़ोगे। तो रियलिस्टिक टाइम बनाओ, भले ही थोड़ा कम हो, पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको टिक कर रहे हो टू डू लिस्ट को, तो आपको पता हो हाँ यार मेरा ये सारा खत्म हो गया। उससे कॉन्फिडेंस आता है। आप बोले कि भाई मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा और 10 चैप्टर पढ़ने के बाद, जो कि रियलिस्टिक नहीं था, 10 चैप्टर नहीं पढ़ पाए, आप खत्म हो गए कहां पे, 8 पे आके खत्म हो गए या 7 पे आके खत्म हो गए या 6 पे आके खत्म हो गए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। इससे बेटर है कि 10 की जगह आप बोलो कि भाई हम आज केवल 6 पढ़ेंगे और 6 पढ़ने के बाद भले ही आप 7 पढ़ ले जाओ। तो इससे क्या होगा, आपको ये लगेगा यार ठीक है हमने 6 बोला था पर हमने कितने कर लिए, 7 कर लिए, मतलब यार हमारी पढ़ाई सही चल रही है। तो इसको कहते हैं कि अपने आप को क्या रखना, रियलिस्टिक रखना, हाइपोथेटिकल व्यूज मत बनाना कि हम एक दिन में इतना इतना कर लेंगे। दूसरी बात, अगर कोई नई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद उसका रिवीजन भी जरूरी है। और मैं मानता हूं तुम पढ़ भी चुके होगे। अगर पढ़ चुके हो तो दिन में रिवीजन का भी अच्छा टाइम रखो। कहने का मतलब है मेरा सिंपल सेंस कि मान लो आपका कोर्स खत्म हो चुका है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप दिन भर रिवीजन में लगा दो, पर अभी भी आप कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो आप पढ़ रहे हो रोज। तो ऐसा नहीं कि आपने नए चैप्टर पढ़ने के लिए ही पूरा दिन गवा दिया। आपको रिवीजन का टाइम भी निकालना पड़ेगा उन चैप्टर के लिए जो आप पीछे कवर कर चुके हो, वरना कुछ दिन में वो धुंधले पड़ जाएंगे और आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा था और मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। और ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर मैं चीजों को रिवाइज ना करूं अपना तो मैं भी भूलने लगता हूं, ध्यान रखना। उसके बाद अब आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम। तो आप क्या करते हो, जब बोर्ड एग्जाम आते हैं तो जो आपका मेन मकसद होता है क्या, नीट, जेई, और अगर आप केवीवाईपी पीवाईबी दे रहे हो तो जो आपका मेन मकसद होते हैं आप इनको भूल जाते हो। आप बोर्ड इज इंपॉर्टेंट, पर बोर्ड से बड़ी चीज है ये। जैसे कहने का मतलब है आपके बोर्ड के एग्जाम तब तक मैटर करते हैं तब आप किसी कॉलेज में नहीं घुस जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मान लो आपको आईआईटी मिल गई, तो उस दिन आपसे कोई नहीं पूछेगा अरे तुम्हारे बोर्ड में कितने थे ना,
जैसे आपको एम्स मिल गया, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तब आके आपसे लोग बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स नहीं पूछते हैं। तो कहने का मतलब है बोर्ड इज इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे, बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर बोर्ड की सवारी करते समय अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नाव से मत उतर जाना। मतलब तुम सोचो 2 महीने तुम लगातार बोर्ड पे ही लग गए, तुमने क्या कर दिया, तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिल्कुल छोड़ दिया। बात समझ रहे हो? और ये इसलिए इंपॉर्टेंट और है क्योंकि इस बार हमारा बोर्ड सब्जेक्टिव है। तो आप सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस में लगे और आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस छोड़ दी, भंडादार हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज, एक हाथ भरने के लिए दूसरा हाथ खाली कर लिया, दोनों हाथ को बैलेंस में रखना, समझ रहे हो। नेक्स्ट आते हैं वही चीज कि पेपर सब्जेक्टिव है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे थे अभी तक तो कोई बात नहीं, जेई तैयारी करे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे। इससे पहले आप इतने टर्म 1 और दुनिया भर के पेपर हुए हैं, सब ऑब्जेक्टिव थे। तो होता क्या है, इतने सालों से आपने 2-3 सालों से लगातार आपके सब पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, आपकी सब्जेक्टिव लिखने की आदत छूट गई होगी। लंबे लंबे आंसर लिखने, जिसे कहते हैं ना स्टेप मार्किंग मिलती है, लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं, हर एक पॉइंट की एक नंबर होता है, वो आपकी आदत छूट जाती है। तो कृपया उस आदत को बनाए रखने के लिए, सब्जेक्टिव पेपर लिखने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो आंसर्स को ऐसा नहीं बस पढ़ा और बोला अरे आ गया, लिख लेना, वरना पेपर के टाइम पे ना इस हाथ की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। तुम लिख रहे होगे पर वो हाथ चल नहीं रही होगा, क्यों, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस ही खत्म हो चुकी है इतना ज्यादा लिखने की। 3 घंटे लिखना है ना, तो सब छूट जाएगा भाई मेरे, पेपर छूट जाएगा, क्या करोगे नॉलेज का। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ठीक है। और आपने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पढ़ी हो तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कोई चांस नहीं है कि इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव हो और कैंसिल भी नहीं होगा, आपको दूसरे स्कूल जाके पेपर देना है। बिल्कुल वो दिन वापस आ रहे हैं जो एक्चुअल में पहले हुआ करते थे। तो आप भी उन दिनों में धीमे धीमे वापस आओ जहां पहले ये सब चीजें हुआ करती थी, समझ गए। चलो आओ नेक्स्ट। टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल वास्ट नहीं है, मतलब कहने का मतलब है वास्ट है ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी जरूरत नहीं है पैनिक होने की कि भाई हमें क्या पूरा सिलेबस करना है, क्या करना है, पैनिक नहीं होना है। इतना बड़ा सिलेबस ही नहीं है, समझ लो। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि अरे 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 बोर्ड आ गए, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम है। प्रॉपर शेड्यूल बनाओगे, रियलिस्टिक रहोगे, कर डालोगे, और कर डालोगे तो मतलब तुम अपने उस कॉन्फिडेंस जोन में पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा और चीजों के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे यार हमने सिलेबस कवर कर दिया, मजा आ गया, तो हम नीट क्यों नहीं कर सकते, नीट का भी कर देते हैं, समझ रहे हो। तो पैनिक मत होना, सिलेबस बिल्कुल नहीं है। अगर तुमको ये सिलेबस ज्यादा लग रहा है तो सोचो उन लोगों को, या हमारे टाइम से जो हमने दिया था पूरा बुक आती थी, मतलब पूरा सिलेबस आता था 12th का। सोचो तो हमारे कंपैरिजन में तुम सोच रहे हो कि भाई सिलेबस ज्यादा है, तो भैया ना तुम पढ़ाई से ना बहुत दूर हो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अगर अभी भी सिलेबस तुमको ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसलिए सिलेबस ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा रियलिस्टिक, थोड़ा मोटिवेट हो यार और लग जाओ काम में, क्या तुम टेंशन लेते हो फालतू की चीजों की, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट। केवल बोर्ड और नीट के लिए, जेई वालों के लिए ये बात नहीं हो रही है। अगर आप बोर्ड और नीट पढ़ रहे हो तो केवल और केवल फोकस करो किसको, एनसीईआरटी को। इसके अलावा दुनिया भर की किताबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खासकर बोर्ड, नीट वाले तो तब भी एक आध बुक कर लें तो कर लें, वो भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लें। बोर्ड वाले केवल और केवल अपने बैक एक्सरसाइज इन सब पे ध्यान दें, एनसीईआरटी के अलावा दुनिया भर में भागने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद आओ, कम से कम 3 मॉक टेस्ट करना कंपलसरी है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि बिल्कुल उसी माहौल में जैसे बोर्ड के टाइम पे तुम 3 घंटे बैठ के पेपर लिख के दोगे, वैसे ही 3 मॉक टेस्ट को करना कंपलसरी है, ये बात याद रखना। वरना पेपर वाले दिन तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं पता चलेगा तुमको भी कितनी देर में कौन सेक्शन खत्म करना है। तो पेपर टाइम मैनेजमेंट कंपलसरी है, और वो पेपर टाइम मैनेजमेंट केवल तब आएगा जब आप क्या करोगे, जब आप 3 घंटे ते पूरे बैठ के मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे। मिनिमम 3 करने हैं, मैक्सिमम तुम कितने भी कर सकते हो। और
इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs को करना कंपलसरी है। लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं वही घूम फिर के वापस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बिल्कुल कंपलसरी है। ये आपका मंत्रा है कहाँ के लिए? सक्सेस के लिए। ठीक है, अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि PYQs करने पड़ेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है क्या क्या चीजें करनी है तो इन चीजों में लग जाओ। अगर आपने इतनी चीजें फॉलो कर डाली तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको बोर्ड में कुछ नहीं करना है, शेड्यूल बनाना है, उसमें रियलिस्टिक टारगेट सेट करने हैं कि मैं हाँ इतना ही कर पाऊंगा, इतना ही करूं, क्योंकि सिलेबस ज्यादा नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कि एक दिन में 5-5 करो। सिलेबस क्या है? फिजिक्स में 8 चैप्टर, 7-8 चैप्टर, केमिस्ट्री में 7-8 चैप्टर, ऐसे अगर बायो और आपकी मैथ है उनमें भी ऑलमोस्ट उसी प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। तो दिन में आप अगर बड़ी एक दिन में 1 चैप्टर भी करने जाओ तो भी आपके पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब एक दिन में 1 चैप्टर अगर आप 0 पे भी हो अभी आप, तो भी एक दिन में पूरा चैप्टर कर डालोगे? नहीं कर डालोगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, साथ में अपने मॉक टेस्ट लगाओ, PYQs के लिए टाइम दो, रिवीजन करते रहो, बस मामला सेट है। मामला सेट है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो यही हमारा स्ट्रेटजी रहनी चाहिए बोर्ड एग्जाम तक। चेंज मत करो, और गारंटी है अगर इतना करके चले जाओ तो तुम्हारे 90 से ऊपर तो नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता। ये बात समझ में आई? चलो तो लग जाओ काम पे बिना टाइम वेस्ट किए। मिलते हैं अपन सीधा अब अगली क्लास में। टेक केयर गाइज, बाय बाय एंड लव यू ऑल।